एक्सप्लोरेशन, वो तमाम चीज़ें हमारी अदालत के अंदर गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट को। फिर वो कंपनी जो है वो चली गई आलमी अदालत के अंदर। आलमी अदालत के अंदर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दावा कर दिया, और अब उस दावे का क्या बना इसके अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने ज्वाइन किया, आप एनालिस्ट हैं। सोहेल साहब, स्टार्ट आपसे करते हैं। ये जब मसला उठा था रेकोडेक का, तो उस टाइम पर यह कहा गया था कि किसी बाहर की कंपनी को पाकिस्तान का सोना निकालने की इजाजत दी जा रही है, और वो भी इन टर्म्स के ऊपर कि उससे कोई खातिर ख्वाह पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। जब वो सस्पेंड हो गया तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चले गए। वहां क्या हुआ है अब तक? पाकिस्तान ने किस तरीके से उस केस को आगे लेकर चले हैं? क्या बेहतर तरीके से लेकर चले हैं, या अब वो जो क्लेम वो कर रहे थे वो उनको मिलने वाला है? जिनका बिल्कुल ऐसा ही हुआ था माजी के अंदर। बलूचिस्तान की हुकूमत ने पहले तो एक BHP इंटरनेशनल कंपनी थी, उसके साथ एक मुआहिदा किया था कि वो रेकोडिक चागी के मकाम के ऊपर जो एक इलाका है वहाँ पर जो रेकोडिक का मंसूबा था, जिसके अंदर दुनिया का सोने का 5वां बड़ा जखीरा कहा जाता है वहाँ पर मौजूद है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, एक्सप्लोरेशन करेगी, और यहाँ पर गोल्ड और कॉपर के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन जिन बुनियादों के ऊपर उस कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया था वो शुरू दिन से ही मशकूक था। उसके बाद BHP कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके शेयर जो थे चिली और उसके साथ कनाडा की कंपनी थी टीथियान, जॉइंट वेंचर था, उसको फरोख्त करके वो पाकिस्तान से चली गई थी। उसके बाद इस कंपनी ने काम शुरू किया और एक्सप्लोरेशन का आगाज भी कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस टेकअप हुआ, और इस मुआहिदे को मुल्की मफाद के मुनाफी करार देते हुए वन साइडेड करार दे दिया गया कि मुल्की कवायद को फॉलो नहीं किया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट का लदम करार दे दिया गया था। टीथियान कंपनी ने पहले कोशिश की कि उनका जो यहाँ पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वो उनको किसी तरीके से वापस मिल जाए, जो कि ना मिल सकी, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने आलमी सालसी अदालत, जिसे 61 कहा जाता है, वहां पर उन्होंने ये केस दायर किया, और वहां पर उन्होंने $400 मिलियन हर्जाने का दावा पाकिस्तान के खिलाफ दायर किया है कि उन्हें नुकसान हुआ है। यानी 40 अरब रुपए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको अदा करे। पहले पाकिस्तान और फेडरल वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक मुश्तरका टीम बनाई, और उनसे कोशिश की गई कि टीथियान कंपनी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए। लेकिन इस कंपनी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के ऊपर तैयार नहीं हुई, और अल्टीमेटली उनका केस अब फाइनल स्टेज के ऊपर है। पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया हुआ 61 की जानिब से, जहां पर अब जो हर्जाने की कार्रवाई है वो जारी है। पाकिस्तान की जानिब से केस प्लीड किया गया था आलमी सालसी अदालत के अंदर कि टीथियान कॉपर कंपनी ने मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, ये इंटाइटल नहीं है कि हर्जाना वसूल कर सके पाकिस्तान से, लिहाजा इसकी दरखास्त को मुस्तरद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की दरखास्त की वापस सुनवाई नहीं हो सकी, और 61 के अंदर बड़ी तेजी से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का केस आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ एक और बड़ा केस है जिसका जो पाकिस्तान के ऊपर जो हर्जाने के जो खतरात मंडला रहे हैं, वो $2 अरब 10 करोड़ मालियत का हर्जाना है, जो कि कारके रेंटल पावर कंपनी, जो कि तुर्किश कंपनी थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में दायर कर रखा है। ये दोनों केस बड़ी मुनफरिद नोयत के हैं, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वहां पर भी हर्जाने का मामला है, इस केस के अंदर भी हर्जाने का मामला है, और तकरीबन जो एक टीम को, जिस टीम को हेड कर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और जो नीचे उनकी टीम है, वो दोनों केसेस को बड़ा कीनली देख रही है। ताहम जो कारके रेंटल पावर का मामला है, उसके अंदर कुछ लोग जो शुरू में इस केस के साथ अटैच थे वो आलमी सालसी अदालत में पेश भी हुए, उनसे मेरी बात हुई। उनके कुछ तहफुजात हैं कि हम इस केस को दुरुस्त सिमत में लेकर नहीं जा रहे, जिस तरीके से हमें इसे परसू करना चाहिए, चूंकि मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वजारत पानी बिजली के कुछ आला हुकाम का इस केस के अंदर सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। क्योंकि जब वजारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनसूबे कलदम करार दिए थे, रेंटल पावर मनसूबे, कारके रेंटल पावर प्लांट का शिप जो कराची में पोर्ट पर मौजूद था, उसको पाकिस्तान से बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी आई थी, जब तक जो उसने एडवांस रकम हासिल की थी वो जमा ना करवाए। लेकिन कारके कंपनी ने मुख्तलिफ इदारों के साथ एडजस्टमेंट करके, और उन्होंने ये कमिटमेंट की कि वो ड्राई डॉकिंग के लिए दुबई जाना चाहते हैं और फिर वापस आएंगे। इजाजत दी गई बैरून मुल्क, आज तक वो वापस नहीं आए। तुर्किश प्रेसिडेंट भी ये मामला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ उठा चुके हैं। यही इसी वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर हुकूमत पाकिस्तान और वजारत पानी बिजली कुछ हुकाम सॉफ्ट कॉर्नर पेश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में $2 अरब 10 करोड़ न सही, लेकिन पाकिस्तान को हर्जाना अदा करना पड़ सकता है आलमी सालसी अदालत के अंदर, जिस तरीके से इस केस को आगे चलाया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ माहिरीन जो इस केस के साथ पहले एसोसिएट रहे हैं, उन्होंने इस बात की तजवीज़ दी है कि इस केस को नॉर्मल ना लिया जाए, क्योंकि कारके कंपनी ने इंटरनेशनल रिप्यूट के लॉयर्स हायर कर रखे हैं,
पाकिस्तान की टीम उस कदर मजबूत भी नहीं है और केस बहुत वीक तरीके से प्लीड कर रही है। लिहाजा दोनों केसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ दोनों में से किसी एक केस के अंदर भी हट जाने की कार्रवाई का अगर फैसला आ जाता है तो इसके बहुत दूरस्थ नताइज होंगे, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर जब भी लॉ ऑफ लैंड के तहत पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उनके पास एक प्रेसिडेंट मौजूद होगा कि वो किसी भी आलमी सालसी अदालत में जाकर, आलमी फोरम पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ हट जाने की कार्रवाई कर सके और डैमेजेस वसूल कर सके। इन दोनों केसेस के अंदर बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर मुल्की कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई थी, पेपर रूल्स की वायलेशन की गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कॉन्ट्रैक्ट का लदम करा दिए थे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो इसका हम रेकॉर्ड की बात करें, जहां पर सोने और कॉपर के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो बलूचिस्तान समेत मुल्क की तकदीर संवार सकते हैं, जब से ये कंपनी आलमी सालसी अदालत में गई है उसके बाद इस मंसूबे के ऊपर कुछ काम नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे माहिरीन मौजूद हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ऐसे कुछ माहिरीन मौजूद हैं जिनका बड़ा वसी तजर्बा है रेकोडिक के इलाके का, गोल्ड और कॉपर से मुतल्लिक है, उनकी रिसर्च मौजूद है वहां पर, उनके पास माइनिंग की किसी हद तक फैसिलिटी भी मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से माजी के अंदर भी हमने इस मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी और अब भी इस मंसूबे के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा और लीगल टीम भी उस तरीके से काम नहीं कर रही जिसके नतीजे में ये केस खत्म हो सके और पाकिस्तान हर जाने की कार्रवाई से बच सके। तो जरूरत इस बात की है कि रेकोडिक मंसूबे के साथ साथ कार के रेंटल पावर मंसूबा, जाती तल्लुकात एक साइड के ऊपर, यहाँ पर मुल्की मफाद का मामला है, मुल्की इंटरेस्ट का मामला है, इन दोनों केसेस को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि दीगर और बहुत से केसेस में उलझे हुए हैं उन्हें डे टू डे इन केसेस को देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन दोनों में से किसी भी एक केस का पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाए, न सिर्फ कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा बल्कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सही है, चलिए ठीक है। राव साहब, लगता ये है कि पैनमा के अलावा बाकी तमाम केसेस जो हैं साइड पर पड़े हुए हैं ताकि एक केस की तरफ ध्यान दिया जा सके, बाकी तमाम केसेस को बाद में देखा जाएगा। ये दोनों ऐसे केसेस हैं जो कि पाकिस्तान की रिप्यूट खराब कर सकते हैं आलमी दुनिया के अंदर, और डेफिनेटली जब कोई कंपनी आती है किसी मुल्क के अंदर तो उसके कवानीन के हवाले से उसके कवानीन के मुताबिक उसको काम करना होता है। खिलाफ वर्जी करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली कट डाउन किया ही जाएगा। और रेकोडेक के मामले के अंदर इतना सारा सोना उन्होंने ले जाना था, पाकिस्तान के पास बचना क्या था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले भी तो सोचना चाहिए था। बिल्कुल, यही बुनियादी बात है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो लोग कौन है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया, जिन्होंने सारा बिड्स की और इनको क्वालिफाई कराया इन फर्म्स को और इनको अवार्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उन लोगों की तो कोई बात ही नहीं करता। ये रेकोडेक और कारके का एक और जो एस्पेक्ट हम इग्नोर करते हैं, ये चौधरी इफ्तिखार साहब के तोहफे हैं दोनों हमारे लिए। दोनों कंपनीज नेगोशिएट करने को तैयार थी, रीनेगोशिएट करने को तैयार थी, सारे मामलात को दोबारा देखने को तैयार थी, लेकिन हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब ने उस वक़्त वो कौमी जो मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के दरपे थे और उन्होंने ये इस किस्म के फ़ैसले किए जिससे अब आपको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जो रेकोडेक वाला है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है, 1.1 बिलियन का मेरा ख्याल है उन्होंने शायद आपको हरजाना देना पड़ेगा और बाकी नेगोशिएशन शायद कॉन्ट्रैक्ट भी वापस करना पड़े उनको। 1.2 बिलियन का क्लेम किया है कारके ने, वो भी आपकी फेवर में नहीं जा रहा, वो आपके साथ 300 मिलियन रुपीस के ऊपर डील करके जा रहे थे, बल्कि उसको भी निगोशिएट करने को तैयार थे कि हमें अपना प्लांट यहाँ से ले जाने दे, हम इसको छोड़ देंगे, ये भी पैसे छोड़ देंगे, जब तहरीर लेनी हमसे तहरीर ले ले। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, मुल्क कौम को बहुत अजीम नुकसान हुआ है तो इनको नहीं जाने देंगे, यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तुर्की के साथ आपके ताल्लुकात भी उसकी वजह से काफ़ी सारे ख़राब हुए। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ये वाली सूरत हाल आपने पैदा कर ली कि आपने ना फ़ायदा लिया इन कंपनीज़ का, ना उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया। अगर वो रीनेगोशिएट कर रहे थे, आपने रीनेगोशिएट नहीं किया ताकि अपनी फेवर में कर सके। रिकोडिक के ऊपर टीसीसी जो कंपनी है दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो प्लान था ओवरऑल, एक 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन रिकोडिक से लेके ग्वादर तक बननी थी, जिसके ज़रिए वो उसको पाउडर की सूरत में वहाँ से सारा जितना भी जो आपने रिकवर करना था वहाँ से माइनिंग करके मटेरियल वो जाना था, प्रोसेस बाहर जाके होना था, यकीनन उस पर रिजर्वेशंस थी। लेकिन 700 किलोमीटर पाइपलाइन जब बननी थी, वहाँ पे जॉब जनरेशन अलहदा से होनी थी, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, पानी के मंसूबों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे हर किस्म के। और फिर जब उनके ऊपर प्रेशर आया, वो सारी कंडीशंस तकरीबन मानने को तैयार हो गए थे जो पाकिस्तान चाहता था कि इस तरह से ये होनी चाहिए। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब डटे रहे, वो मुल्क कौम के मफाद में उन्होंने, अब ये 3-3.5 बिलियन डॉलर का आपको नुकसान होने जा रहा है। लेकिन राव साहब, किस तरीके से कोई ये मान गया कि उठा के ले जाइए सोना, बाहर जाके प्रोसेस करिए और बेचिए पूरी दुनिया को। अफ्रीका के अंदर हम लोगों ने देखा
ब्रिटेन ने आकर क्या किया, यही किया, सोना उनका ले गए, जितने वो अमीर थे उनको गुर्बत के अंदर डाल गए, और आज भी उनका हाल देख लीजिए। तो पहले तो इस शिक की बात की जाए ना कि ये शिक मानी किसने। यही मैं बात कर रहा हूँ कि वो रीनेगोशिएट कर रहे थे, सारी चीजें रीनेगोशिएट कर रहे थे। दूसरी बात यह, जिन्होंने ये किया कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान की तरफ से भी किसी ने साइन किया ना, पाकिस्तान की तरफ से भी वेटिंग हुई होगी, लॉ मिनिस्ट्री की वेटिंग के बगैर ये साइन नहीं होते ये सारी चीजें, कि कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। वो कौन है, उसका तो नाम आज तक नहीं सामने आया कि वो कौन लोग थे। ठीक है, टिसियान बड़ी बुरी कंपनी होगी, कार के बहुत बुरी कंपनी होगी, जिन लोगों ने पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ, उनका भी तो बताए ना वो कौन लोग हैं, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। और टीसीसी कंपनी की जो जिस खबर की बुनियाद पे सुओ मोटो लिया गया था, वो खबर में लिखा हुआ था कौन सी अमेरिकन कंपनी इंटरेस्टेड थे, उसको नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ सारी कैंपेन चलाई, और उसके बाद वो एक सुओ मोटो हुआ, और उसके बाद ये सारा केस चल पड़ा। जब रीनेगोशिएट कोई कंपनी करती है, आपको भी थोड़ा सा इंटरनेशनल आप मायदा जब करते हैं उसका आपको रिगार्ड करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। आपने गलत किया है, आप रीनेगोशिएट कर लें। अगर कंपनी रीनेगोशिएशन के लिए तैयार है, आप उसके साथ करें। अगर वो वायलेशन करती है, ऑब्वियसली फिर आपका राइट बनता है कि आप खुद जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और उसको सॉल्व करें, और आपकी फेवरेबल होगा। अब तो आपने वायलेट किया उसको, आपने उन टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करके उसको खत्म कर दिया कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। अब आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कहें जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, वो तो नहीं मानेंगे इस बात को। चलिए ठीक है, इतना जरूर है कि अब इस मामले को ही देख लीजिए। चलिए, पहले नहीं देख सके, अब देख लीजिए कि कोर्ट के अंदर हमारे वकला क्या कर रहे हैं और कितना ज्यादा इफेक्टिव